नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आज बात करेंगे काम नहीं कलम की जरूरत। बाल श्रम निषेध दिवस यानी एंटी चाइल्ड लेबर डे पर बाल श्रम की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन बाल श्रम रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाती। यही कारण है कि साल दर साल ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो स्कूल जाने की जगह काम पर जाते हैं और परिवार के लिए काम कर के लाते हैं। भारत में तो बाल श्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह भी है कि यहाँ पर खेती से जुड़े कामों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता, जिसके चलते एक तरफ जहां हमारे लोक सेवक, चरवाहा, स्कूल जैसे अव्यवहारिक प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेती करने वाले अभिभावक बच्चों को खेती से जुड़े कामों में लगा देते हैं, जिसके चलते देश में करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े कामों में लगे हुए हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है। और इन पर भारतीय दंड संहिता 1860, बंद हुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 जैसे कानून चाहकर भी लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तरफ वोट बैंक का सवाल पैदा हो जाता है, दूसरी तरफ कानूनी एजेंसियां भी हाथ डालना उचित नहीं समझती। इसलिए ये कानून किताबों में बंद है। ऐसे में बाल श्रम पर रोक कैसे लग सकेगी, इस सवाल का आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट जो इस पूरे मसले को आपको विस्तार से बताएगी, देखिए। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चिंता करना जरूरी है। भारत के 1.1 करोड़ और दुनिया के 18 करोड़ बाल श्रमिकों की जो अभी भी शिक्षा ना पाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाई। भारत समेत दुनिया के सभी देश शिक्षा को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी की सबसे बड़ी वजह गरीबी है, जिसके कारण बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। भारत में बाल श्रम को लेकर स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल श्रम की दलदल में धकेले गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 18 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या घट रही है। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों में एक बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण इलाकों में फैली हैं। वहीं देश में 2011 के आंकड़ों के आधार पर सेक्टर आधारित बाल मजदूरी पर नजर डालेंगे तो बच्चों की सबसे बड़ी आबादी यानी 32.9% खेती से जुड़े काम में लगी है, जबकि 26% बच्चे खेती हर मजदूर हैं, यानी करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े काम कर रहे हैं। भारत में बाल मजदूरों का सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों में है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। यहाँ बाल मजदूरों की कुल संख्या लगभग 55% है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5% यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7% यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं। राजस्थान में 8.5 लाख बाल मजदूर हैं। पूरी दुनिया में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है। अफ्रीका में 7.21 करोड़ बच्चे बाल श्रम की कैद में हैं, जबकि एशिया पैसिफिक में 6.21 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में भी बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार है। नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल से छोटे बच्चे से काम कराता है तो उसके खिलाफ बाल श्रम के खिलाफ महत्वपूर्ण कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860, बंद हुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई हो सकती है। वही 14 वर्ष से कम आयु या 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करता है तो उसे 1 से 6 महीने के बीच जेल की सजा, 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन इतने सख्त कानून के बाद भी बाल श्रम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। भारत भर में बाल मजदूर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में जैसे ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, घरेलू सेवा, खाद्य भोजनालयों, गन्ना खेतों, मत्स्य पालन और खनन में पाए जा सकते हैं। बच्चों को यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी के उत्पादन सहित कई अन्य प्रकार के शोषण भी किए जा रहे हैं। इनका खतरा है।
तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं इन दिनों हम देखते हैं कुछ ना कुछ काम में दिखाई देते हैं। कई बार ये कहा जा सकता है कि उन्हें रोकने की कवायद की जाती है, लेकिन कई जगहों पर इसे चाहते हुए भी नहीं रोका जा सकता। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट में भी सुना कि खेती किसानी जैसे काम हुए या फिर घरेलू सेवा, खाद्य भोजनालय, गन्ना खेत, ये तमाम ये ऐसी जगह हैं जहां पर फिर भी आप रोक सकते हैं। लेकिन खेती किसानी करते समय अगर ये बच्चे पाए जाते हैं तो इन्हें आप नहीं रोक सकते। कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता। और फिर अंततः क्या होता है कि उनके मानसिक शारीरिक विकास पर रोक लग जाती है, उनको शिक्षा सही नहीं मिल पाती है। और उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, समय के साथ जब चीजों को हम आज के दौर में देख रहे हैं तो हर एक बच्चे को हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल्स की आजकल बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की आजकल बात हो रही है, लेकिन जो बच्चे आज खेतों में काम कर रहे हैं, किसी तरह की शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही, किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल पा रही है, आज से कुछ सालों बाद वो अपने आप को कहाँ पाएंगे। वो बेस दौर में जब हम देख रहे हैं कि आज आधे से ज्यादा काम रोबोट्स पर डिपेंडेंट दूसरे देशों में होता हुआ चला जा रहा है। कुछ बहुत समय नहीं लगेगा जब रोबोट्स पर हम कई बार देखेंगे कि चीजें निर्भर हो जाएंगी। ऐसे कई सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी है कि इस समस्या से पार कैसे पाया जाए। आइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, लेकिन आज भी आप कहीं भी नजर दौड़ाइए तो आपको कुछ दूरी पर ही जाकर कोई ना कोई ऐसा बच्चा दिख जाएगा जो कुछ ना कुछ काम करता हुआ पाया जाएगा। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में चले जाए, शहरी अंचलों में तो फिर भी इस पर हम देखते हैं कि एक बार कहीं ना कहीं टोक दिया जाता है या रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं कि चाहे चाय की दुकान हो या घर में ही बनी कोई दुकान हो, वहां पर भी ये एक बच्चा बैठकर काम कर रहा होता है। और उसे, क्योंकि परिवार में भी शिक्षा की कमी को दर्शाता है। अगर परिवार शिक्षित होगा, माता पिता भी शिक्षित होंगे, तो वो शिक्षा की अहमियत को समझेंगे और अपने बच्चे को समय रहते शिक्षा उसे मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से माफ कीजिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं और भी समझने की कोशिश करेंगे। तनुज दीक्षित जी वकील हैं, हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे, और रूपाली जैन जी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय भाटिया जी संभागीय अध्यक्ष हैं NHRF के। संजय भाटिया जी, आपका भी स्वागत करते हुए शुरुआत आपसे ही करूंगी। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि कई सारी कोशिशें कई बार हुई हैं, लेकिन खेती किसानी जैसे काम हुए, इन पर कोई भी लॉ, कोई भी कानून लागू नहीं होता है। और खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ काम करते हुए, ईंट भट्टों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने श्रम को दे रहे होते हैं। इन चीजों को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि सवाल आज का नहीं है, सवाल आने वाली जनरेशन में, वहां वो अपने आप को कहां पाएंगे। और फिर ऐसी स्थिति में गरीबी, भुखमरी, क्राइम, चोरी चकारी, इन सब चीजों में भी कई बार ये लोग पड़ जाते हैं। भाटिया जी। जी जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे भाटिया जी इस विषय पे आप? मैडम यही कहेंगे कि बाल का शोषण नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 14 साल के कम बच्चों से लोग काम कराते हैं, दुकानों में काम कराते हैं, घरों में काम कराते हैं। और ज्यादातर ये देखने मिलता है कि स्टेशनों में और ट्रैफिक में बच्चे जो छोटे छोटे हैं, बच्चे भीख मांगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और कई बच्चों को समझाइश देते हैं कि बेटा ये अच्छा काम नहीं है, पढ़ो लिखो, अपना भविष्य बनाओ, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। देश में बाल श्रम का जो आंकड़ा है वो करीब दुनिया में जो ऐसे बाल मजदूर हैं उनका 10% तो भारत में ही पाया जाता है। भारत में 1.10 करोड़ बाल श्रमिक हैं और 56 लाख इसमें लड़के हैं, तो 45 लाख लड़कियां हैं। ये आंकड़े बताते हैं। ये उस दौर में हम बात कर रहे हैं जब जगह जगह स्कूलों की स्थापना की बात की जा रही है, सरकारी स्कूल, CM राइज स्कूल और तरह तरह के, दिल्ली में भी स्कूल्स की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। ये एक बड़ी समस्या है मुझे लगता है, क्योंकि अगर परिवार अशिक्षित है तो वो शिक्षा की कीमत नहीं समझ सकता। उसके लिए प्रयास दूसरों को भी करने होंगे। कुछ NGOs जो इस मामले में गंभीरता से एरिया दर एरिया चयनित करके काम करें तो शायद उन बच्चों को स्कूल तक या फिर छात्रावास तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है। भाटिया जी। जी मैडम, उस विषय में तो हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं और बाकायदा जागरूक करते हैं लोगों को। और इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का भी वो रहता है कि अपने पेरेंट्स को भी उनको ये शिक्षा देनी चाहिए। और हमेशा जो इस टाइप के जो लोग हैं, जैसे दुकानदार है कोई, और वो 14 साल के बच्चों का शोषण करते हैं कि तुम ऐसा करो, ये काम करो, और उससे काम कराते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपना प्रयास लगातार करते ही रहते हैं। और मैं कहता हूं कि इसके साथ आम नागरिक को भी प्रयास करना चाहिए और प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए मैडम।
बिल्कुल, वो अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने ज़िक्र किया कि कई जगहों पर जो भी कानून हैं, जो धाराएँ हैं, बाल श्रम से जुड़ी हुई लागू नहीं होती हैं। आइए तनुज जी दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तनुज जी आपका। तनुज जी, इस मसले को ज़रा मैं और भी विस्तार से इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आज जो दिन है, सिर्फ एक दिन के बारे में बात ना करते हुए हम एक हर उस चेहरे की मुस्कुराहट को वापस लौटाने की कोशिश करें जो बाल श्रम में जूझ रहा है। इस भर्ती दोपहरी में वो ईंट भट्टों पर काम कर रहा है। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि दूसरे बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल रही है और उसे ना मिले, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है अगर काम किया जा सके। आप मुझे बताइए कि ऐसे मामलों में कहाँ जो हम इंडिया में हम जो बाल श्रम को लेकर लॉज हैं, चाइल्ड लेबर को लेकर जो लॉज हैं, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि खैर तो काम करने के बाद भी कई बार उसे इग्नोर ही कर दिया जाता है। हम घर पे किसी बच्चे को ले उससे काम करवा रहे हैं, हमने कहा हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब बात बढ़ती है या कुछ खुलासे होते हैं तब ऐसी चीजें बाहर आती हैं। इसको लेकर थोड़ा सा दोनों ही पक्ष को समझाइए कि कानून कहाँ काम करता है और कानून किन जगहों पर काम नहीं करते चाइल्ड लेबर के। जी देखिए पारुल, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है जो बाल श्रम के विरुद्ध अगर हम कहें इस देश में स्थापित है, तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट है 1976 में से लागू है ये कानून, और ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो कि 2016 में भी अमेंडेड हुआ था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कानून है जिसमें बाल श्रम को पूर्ण रूप से हम कहेंगे प्रतिबंध किया है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और 2000, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कानून है। देखिए, मैं सोचता हूं कि बाल श्रम सिर्फ फैक्ट्रीज में, कारखानों में सीमित नहीं है। बाल श्रम वहां हर जगह मौजूद है, चाहे वो एक चाय की दुकान पर काम करने वाले लड़के से लेकर किसी के घर में कोई काम करने वाले बालक हो, या कहीं पे भी जो भी बच्चा जो 14 इयर्स की एज से नीचे हो, वो सभी बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं। और आपने जैसा एक महत्वपूर्ण सवाल किया था कि वो देश में कहाँ उनका कानून लागू होता है, तो संपूर्ण भारत में वो लॉ जो है इम्प्लीमेंटेड है, और धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू और कश्मीर में भी वो लॉ इम्प्लीमेंटेड है। तो इस देश के लिए एक देश, और हम कहेंगे एक देश और एक कानून पूर्ण रूप से लागू है। और कहीं पे भी अगर हम बात करें तो बाल श्रम एक ना सिर्फ गैर कानूनी चीज है, बल्कि बच्चों की मानसिकता और उनका भविष्य दोनों को खराब करता है। पूर्ण रूप से इस पे सिर्फ कानूनों से मुझे लगता है लगाम नहीं लग सकती। इसमें जो लोग हैं, जो जनता है, जो समाज है, उसको भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, और ऐसे कोई भी बाल श्रमिकों से किसी भी रूप में काम कराने को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना होगा। जी पारुल, बिल्कुल। लेकिन वही मैंने कहा कि क्या इच्छा शक्ति है। अब भी हम देखते हैं कि अगर आप कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं और आप उस बच्चे से हालचाल ही महज पूछ पाते हैं, कई सारे लोग वो जहमत नहीं उठाते कि इसको लेकर रिपोर्ट किया जा सके। मुझे लगता है कि हर एक नागरिक अगर इस तरह से रिपोर्ट करने लगे, और सिर्फ महज रिपोर्ट ही नहीं करना होगा, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि वो बच्चा सही हाथों में जाए, ताकि उसकी शिक्षा अच्छी उसे मिल सके, उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके, वो आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा नागरिक हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग हालचाल पूछते हैं, बच्चे पर दया करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और चले जाते हैं। क्या इतना काफी होगा समाज सुधार के लिए? ये सवाल मेरा होगा मैडम से। आइए मैम को दिखा दीजिए स्क्रीन पर। रूपाली जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम सभी का कर्तव्य नहीं बनता कि अब जब इस समस्या पर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति महज नहीं, हमें दया नहीं चाहिए इन बच्चों के लिए, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए इन बच्चों के लिए। हम चाहते हैं इन बच्चों के लिए, आप अगर देख रहे हैं तो उस दया भाव के साथ कुछ कदम भी उठा लिए जाएं, ताकि जो ये करवा रहे हैं उनको इस कानून के दायरे में आकर सजा मिले, और जो ये बच्चे किसी तरह से किसी भी कारणवश अगर ये कर रहे हैं, इनके परिवार वालों ने इन्हें झोंक दिया है या फिर किसी मजबूरी में ये कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, माता पिता नहीं होते, उन बच्चों को कुछ ना कुछ करके अपना पेट पालना पड़ता है, अपने भाई बहन का पेट पालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए। हमारी, आपकी, हमारे दर्शकों की जागरूकता शायद हो सकता है सभी बच्चों को नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को एक अच्छे शिक्षा के मंदिर तक पहुंचा सके। रूपाली जी। जी बिल्कुल सही बात कही है पारुल। सच ये है कि हमारे देश की जो नींव में आज भी लाखों बच्चों का पसीना, मासूमियत और भविष्य दफन है, जिनके कंधों पर स्कूल का बस्ता नहीं बल्कि परिवार का बोझ है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बाल श्रम क्यों हो रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इसे रोकने में लगातार असफल क्यों हो रहे हैं।
हमारी नीतियां, हमारे कानून और हमारी सामाजिक चेतना कहाँ चूक कर रही है। बिल्कुल। तो कहीं जैसे खेती की बात आपने की कि खेती का जो अदृश्य सच है जिसे हम बाल श्रम मानते ही नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि इसके जो आंकड़े बता रहे हैं कि 60 लाख बच्चे खेती के काम में लगे हैं, जो बाल श्रमिकों के रूप में एक सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां इनको स्कूल जाना चाहिए था लेकिन हम उसे बाल श्रम ही नहीं मानते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अगर इनके समाधान पर बात करें कि समाधान क्या होना चाहिए, तो भाई सबसे पहली बात है कि परिभाषा बदलो, देश बदलेगा। सबसे पहले हमें बाल श्रम की परिभाषा को बदलना ही होगा। खेती या किसी भी पारिवारिक व्यवसाय में किया गया कोई भी काम, अगर वह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन की कीमत पर हो रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बाल श्रम माना ही जाना चाहिए। जैसे मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से भिक्षावृत्ति में काम कर रही हूँ, भिक्षावृत्ति उन्मूलन पर काम कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कम से कम हमने 950 से ज्यादा बच्चों को भिक्षावृत्ति से दूर किया है। जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून बना हुआ है उस पे कार्रवाई की है। पेन बेचने की आड़ में या फिर बुके फ्लावर बेचने की आड़ में उनको चौराहों पर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये भी बाल श्रम की उसमें आ रहा है। इस पर हमने पूरी तरह से इंदौर शहर में कार्रवाई करते हुए सभी जितने भी चौराहे हैं हमने उनको बाल श्रम से मुक्त कर दिया है, बाल भिक्षावृत्ति से दूर कर दिया है। तो अगर हम समाधान पर फिर से बात करने पर आते हैं तो वही परिवारों को सीधा आर्थिक समर्थन प्रदान करना, यानी सिर्फ स्कूल खोलने से बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, हमें उन गरीब परिवारों को सीधा आर्थिक समर्थन देना होगा और इससे ही बच्चे की 75% स्कूल उपस्थिति के साथ जोड़ना होगा। जब परिवार की मजदूरी है या उनकी जो मजबूरी है वो खत्म होगी तभी बच्चे यानी आपका सीधे तौर पर ये समझाना है कि आर्थिकी तौर पर अगर परिवार मजबूत होता है तो कौन परिवार नहीं जाएगा, कौन माँ नहीं चाहेगी या उनके पिता नहीं चाहेंगे कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े जाके या उनकी शिक्षा हो। लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं, एक छोटा बच्चा है घर में, बड़े बच्चे को उसकी देखरेख के लिए लगा दिया जाता है, माँ पिता काम के लिए जा रहे होते हैं। ऐसी कई सारी कंडीशंस बनती हैं जब घर पे कोई नहीं है काम करने वाला तो छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं काम पे लगा दिया जाता है कि उनसे कुछ आय हो जाएगी, घर में मदद मिल जाएगी। ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स भी कई बच्चे करते हैं, एजुकेशन के साथ भी अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो आपने मैटर कहा कि अगर आर्थिक के तौर पर अगर ऐसे बच्चे श्रम कर भी रहे हैं तो सिर्फ उनको स्कूलों तक पहुंचाना ही महज हल नहीं होगा। वो आज स्कूल जाएंगे, 4 दिन घर बैठ जाएंगे, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आंकड़ा देखिए, आबादी के लिहाज से करीब 1.10 करोड़ तो बच्चे जो हैं वो बाल श्रम में लिप्त हैं। अब आगे फ्यूचर देखिए भारत का, और यही स्थिति रही तो दुनिया का आंकड़ा जो है उसके सामने हमारे देश के बच्चे आगे अपने आप को कहां पाएंगे। जब मैं कह रही हूं कि हम इस युग में हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला है, रोबोट्स की चीजों को लोग समझ रहे हैं, तो दुनिया कहां आगे बढ़ रही है और आज से कुछ सालों बाद हम अपने देश के बच्चों को कहां पाएंगे। बहुत बड़ा विषय है जिसको सरकारों को समझना होगा। तमाम समस्याओं से इतर अगर हमारे देश के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं तो यही तो देश का भविष्य है, आगे नहीं काम करना है। और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अगर बाल श्रम में ये बच्चे लिप्त हैं या पाए जाते हैं, परेशानी बस चले भी गए हैं, तो उन्हें निकालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी। आइए हमारे साथ भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं। भाटिया जी, आंकड़ा कहता है 160 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रमिक हैं अफ्रीका। ये दुनिया का आंकड़ा है, मैं सिर्फ भारत का आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, अभी दुनिया का आंकड़ा बता रही हूँ। 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में अभी भी फंसे हुए हैं। अफ्रीका 72 मिलियन, एशिया और प्रांत क्षेत्र में 62 मिलियन बाल श्रमिक, अमेरिका 5%, यूरोप, ये बड़े देश हैं। यहाँ सब कुछ आप देखिए, कई ऐसे देश हैं जिनमें इतना भारी भरकम टैक्स नहीं होता, उसके बावजूद भी गरीबी कितनी है वहां पर। कई परिवार ऐसे होते हैं जो चाहकर भी नहीं भेज पा रहे अपने बच्चों को, चाहे हम अपने देश की बात करें चाहे दूसरे देश की। लेकिन बड़ा आंकड़ा हमारे देश का है, इसलिए हमें इस बात पे गंभीरता से विचार करना होगा। और इसको लेकर मुझे लगता है कि अलग अलग एनजीओज को काम दिए जाते हैं, ये काम सारे एनजीओज को दे देना चाहिए ताकि बड़ी तादाद में हम उन बच्चों को कवर कर सकें जो बाल श्रम में फंसे हुए हैं। भाटिया जी, भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैडम, आ रही है आवाज। जी जी मैडम, बोलिए। बिल्कुल इसमें काम करना चाहिए मैडम, और हम लोग लगातार काम करते रहते हैं पूरे शहर में घूम घूम के, और जहाँ भी है बच्चों को समझाइश देते हैं, और जो बच्चों से इस टाइप का काम कराते हैं उनको भी समझाइश देते हैं। ये बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ें, बच्चों को पढ़ने दें, पढ़ाई लिखाई में आप उनका सहयोग करें, और पेरेंट्स को भी समझाते हैं। एनएचआरएफ का क्या योगदान है इस पूरे विषय में, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे भाटिया जी। जी, एनएचआरएफ का क्या योगदान है इसमें, आप क्या बताएंगे इस बारे में मुझे? योगदान तो पूरा रहता है मैडम हमको, और प्रशासन का भी सहयोग मिलना चाहिए। तो प्रशासन का सहयोग किस तरह से मिलना चाहिए?
ऐसे ही जैसे ही हम किसी को समझाइश देते हैं तो वो मानते नहीं है, उसके लिए हमको प्रशासन का सहयोग चाहिए रहता है। नहीं तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिन पर संपर्क करके, क्योंकि फिर तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल जाती है। जी। तो फिर ऐसे अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं भी, और अगर पहले से हमने किसी को रेकी कर लिया है कि कोई बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ है, ना चाहते हुए भी इस तरह का काम कर रहा है, तो फिर पहले पुलिस की मदद लेकर ही मुझे लगता है कि हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जी मैडम। तो फिर क्यों आखिर कोई भी पुलिस या प्रशासन आप काम करने जा रहे हैं और नहीं काम करेगी? और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम किसी एक के बारे में बात आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया तक पहुंचने में देर नहीं लगती है, लेकिन ये भी कदम उठाने की आवश्यकता है। थोड़ा जोखिम देना पड़ेगा अपने हाथों को, अपने फोन को, कि आप किसी बच्चे के बारे में आवाज उठाएं। अगर हर एक शख्स अगर एक बच्चे के बारे में आवाज उठाने लगेगा, ये जिम्मेदारी मान लेगा, तो ये तकलीफें हमें लगता है इस बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी आगे। जी, ये तो प्लस पॉइंट होगा कि हर एक शख्स अगर जागरूक हो जाएगा और बच्चों को जागरूक करेगा और उनके पेरेंट्स को जागरूक करेगा तो जरूर अच्छे कार्य होंगे। ठीक है भाटिया जी, लेकिन वही आ जाता है, लेकिन जिनका काम है क्या वो भी ढंग से कर पा रहे हैं इस काम को? सवाल तो ये भी है ना कि जिनको ये काम दिया गया है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके अंडर ये सारी चीजें आती हैं, क्या वो भी बेहतरीन काम कर पा रहे हैं क्या? और अगर कर पा रहे हैं तो ये आंकड़े नहीं आते। ठीक है भाटिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूपाली जी आप रहिएगा मेरे साथ। जब सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात आती है तो हम देखते हैं कि अब बुक्स के लिए भी अमाउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, यूनिफॉर्म के लिए भी अमाउंट दिया जाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें उनको खरीदने के बजाय वो घरेलू उपयोग में चीज़ों को ले लिया जाता है। ऐसी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सरकारी मदद के तौर पर मिलती तो है, लेकिन सही उपयोग नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में हम अगर परिवार को जागरूक करें या उन्हें सही काम में लगा पाएं, क्योंकि कई सारी योजना है जिसमें फॉर एग्जांपल मनरेगा भी आप ले लीजिए, तो उनमें भी कई बार हम देखते हैं धांधलियां होती हैं, जो लोग जिनको काम मिलना चाहिए नहीं मिलता है। तो जहां काम मिलने का भी अधिकार है वहां पर भी चुनौतियां हैं। मुझे तो जाहिर सी बात है कि आप आर्थिक मदद कैसे करेंगे? घर बैठा के तो आप कितना ही आप किसी को दे देंगे। राशन पहुंच ही रहा है गरीबों के पास, कई तरह की सुविधाएं हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर पहुंच ही रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर चलाने के लिए बहुत सारी आप और हम तो महिलाएं हम समझते हैं कि अगर आप स्कूल की फीस भी दे दीजिए, आप एक राशन भी दे दीजिए, उसके बाद भी घर में बहुत सारी चीजें होती है जिनको मैनेज करना होता है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है महिलाएं और उनके परिवार वाले लोग बाहर काम करने जाते भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ हल नहीं है। अगर हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं तो इस पर पुख्ता होकर काम करना पड़ेगा। शायद ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बड़े तौर पर डिपार्टमेंट्स को देनी होगी, तब जाके इस समस्या से निजात पाएंगे, वरना हर साल हम इसी 12 जून को आकर ये बात करेंगे और किसी के कानों में जू तो रेंगनी नहीं है। रूपाली जी। जी बिल्कुल सही कहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि एक सामाजिक जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। जागरूकता की कमी है, जागरूकता के लिए कई ऐसे कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। हर पंचायत स्तर पर एक बाल संरक्षण समिति को सक्रिय और जवाबदेही बनाई जाए, मतलब सरपंच से लेकर स्कूल के शिक्षक तक सबकी यह जिम्मेदारी तय हो कि उनके क्षेत्र का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। उसकी यूनिफॉर्म से लेकर उसकी किताबों से लेकर वो कितना इनका सदुपयोग कर रहा है, इन सब की देख रेख करने की एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिर आगे हम अगर देखते हैं कि वो बच्चा कहीं पार्ट टाइम में भी काम करके और किसी तरह के उत्पाद को बना रहा है या किसी कारखाने या किसी व्यापारी उद्योग के साथ जुड़ा है, तो उन उद्योगों, व्यापारियों, ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि जो बाल श्रम से बने उत्पाद या सेवाएं खरीदते हैं हमें उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार कह सकते हैं कि हमें एक सप्लाई चेन के साथ साथ डिमांड चेन पर भी चोट करनी चाहिए, तभी जाकर हमको एक सुकून भरा एक परिणाम निकलेगा। और अगर ऐसा होता है कि जिस दिन हर नागरिक यह तय कर लेगा कि वह किसी बच्चे को काम नहीं कराएगा और ना ही करने देगा, तो उस दिन किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूपाली जी। एक बहुत अहम विषय पर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी थी, जो ना केवल उन बच्चों के भविष्य के बारे में है बल्कि इस देश के भविष्य के बारे में है। बच्चों का बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ छिन जाता है जब वो बच्चा बाल श्रम में चला जाता है, और ना केवल उससे छिनता है, हमारे आने वाले देश के भविष्य के सर पे से सब कुछ चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के गुजर जाने के बाद भी बच्चा क्या कदम उठाता है, फिर वो कहीं ना कहीं काम की वजह से जाता है। कई घर के बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों के लिए संभालने के लिए उन्हें घर में उनकी केयर कर सके, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है घरों में। वैसे कई सारे कारण हो सकते हैं कि उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, लेकिन बाल श्रम
कई बार हम देखते हैं माता पिता जानबूझकर अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर डाल देते हैं कि थोड़ी बहुत आय हो जाएगी, लेकिन उस थोड़ी बहुत आय की वजह से आप उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात को भी समझना जरूरी होगा। शिक्षा मुफ्त है, किताबें मुफ्त हैं, यूनिफॉर्म मुफ्त है, उसके बाद उन्हें मिड डे मील मिल रहा है, खाना भी मुफ्त है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने बच्चे को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं अपने बच्चे के, सबसे बड़े दुश्मन है आप उस बच्चे के, अगर आप अपने बच्चे को उस तरह से बाल श्रम में झोंकते हैं। आपकी मजबूरी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बच्चे की पैदाइश और उसका पालन पोषण बहुत जरूरी है, और पालन पोषण में शिक्षा की महत्वता क्या है ये हम सभी जानते हैं। और आज से कुछ सालों बाद जब हम इस देश में बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को देखेंगे तो आप उस बच्चे को कहाँ पाएंगे, उसके भविष्य को कहाँ पाएंगे, तब उसके अंदर क्या हीन भावना होगी, तब उसके अंदर किस तरह की सोच होगी। तमाम चीजें हैं जो आज जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज 12 जून है, जिस दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसा कुछ दिखता है, चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन करके हम इसे कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि हमारे एक फोन से या हमारे एक सहयोग से उस बच्चे का जीवन बदल सकता है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।